नमस्कार साथियों, देव टेस्टरों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज लग्न क्रम में हम लोग चौथी जो लग्न है कर्क, इसकी बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले की भी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि भारतीय जो ज्योतिष पद्धति है यह इक्वेटर से देखी जाती है, यानी इसे आप मध्य की रेखा कह सकते हैं। पूरी पृथ्वी का मध्य भाग अगर हम अपने भारतवर्ष को देखें तो यह उत्तरी गोलार्ध पर है, और किंवा अपने देश से हम दक्षिणी गोलार्ध के भी कुछ हिस्से देख सकते हैं। तो हमारी जो भारतीय ज्योतिष है यह ज़्यादातर इक्वेटर से ही दिखाई दी है, और इक्वेटर से ही इसको देखने का विधान अक्सर रहा है। अब इसके बाद से एक आप इसको कह सकते हैं कि मेडिटेरियन अगर आप रेखा खींचें, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में, जिसे मैं पहले की भी वीडियो में बता चुका हूं कि ग्रीनविच रेखा आपने सुनी होगी, जो 1860 में भारतवर्ष से उठा करके और ये इंग्लैंड ले जाके की गई। इसके पहले वो लोग जानते भी नहीं थे कि कोई ऐसी भी कोई रेखा होती है जो नॉर्थ और साउथ पोल को भी सीधे सीधे काटे। व्यक्ति जहाँ पर भी इस पृथ्वी पर है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ एक रेखा खींच सकता है। तो भारतवर्ष में इसकी पद्धति बहुत पुरानी थी, और ये लगभग जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये आप हरियाणा इत्यादि से देखेंगे, हरियाणा से फिर मध्य प्रदेश उज्जैन होते हुए, और यह मालदीव और श्रीलंका के कहीं बीच से यह रेखा निकलती थी। हमारी सारी ज्योतिष लगभग उसी पर निर्धारित है। अब राशि क्रम में तो हमने सारी बातें कर ली, 12 राशियों के विषय में जान लिया, उनके स्वभाव क्या हैं। अब यही राशि जब आपकी लग्न बन जाती है, और लग्न को बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि लग्न ही आपके जीवन के 70% चीज़ों को डिसाइड करता है। आपकी पूरी कुंडली में किन भावों में कैसी स्थिति रहेगी वो आपका लग्न ही डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि जब एक बार लग्न डिसाइड हो जाता है तो आगे के सारे भावों में कौन सी राशि होगी यह निश्चित होता है। अब विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पुनः आग्रह कर दूं कि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को यदि पसंद आते हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें। मित्रों, आते हैं अपने मुख्य विषय पर। लग्न यदि कर्क की हो तो इससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह लग्न देखा कैसे जाता है। देखिए, आपका जन्म जिस समय पर और जिस स्थान पे हो रहा है, ठीक उसी समय उस स्थान के ठीक सामने कौन सी राशि का उदित होता है, क्योंकि उसे ही पूर्व मान लिया जाता है कि वह पूर्व दिशा है। यानी जो राशि आपके जन्म काल में उदय होती है उसी को लग्न माना जाता है, और फिर यह लग्न ही यह डिसाइड करती है कि फिर आगे के आपके जीवन में अन्य राशियों का, अन्य नक्षत्रों का, अन्य ग्रहों का कितना प्रभाव रहेगा। क्योंकि इकलौती ये राशि ऐसी होती है जो आपको पूर्ण दृष्टि से देख रही होती है, ठीक सामने से आपको देख रही होती है। इसीलिए लग्न को हमेशा महत्वता दी गई है। अब लग्न के स्वामी जो हैं वो कैसे हैं, और फिर बाकी ग्रह उनके साथ कैसे व्यवहार रखते हैं, मैत्री रखते हैं, शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, साथ ही साथ सम रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, इन सारी बातों की जानकारी केवल मात्र एक लग्न से लगाई जा सकती है। इसीलिए यदि व्यक्ति का एक बर्थ चार्ट है तो उस बर्थ चार्ट को देख करके उसकी उम्र क्या है, कब वह पैदा हुआ होगा, दिन है रात है इत्यादि चीज़ों का पता यदि कोई देता है तो वह लग्न ही देती है, लग्न और लग्न की डिग्री। तो इसमें आज हम चौथा कर्क लगन की बात करेंगे। कर्क लगन में, इसको इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। यह कर्क लगन आपके जीवन में किस तरीके का विकास करती है। सर्वप्रथम तो हम इस लगन के स्वभाव को समझ लें। देखिए, कर्क लगन एक जलीय राशि है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जल प्रधान तत्व तो होगा ही होगा। जल से संबंधित चीज़ें इसके शरीर में हमेशा दिखाई देंगी। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे लोगों का कद
बड़ा लंबा नहीं होता है, मझला कद होता है और एक आदर्शवादी कद आप इसे मान सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने पहले भी आपसे बताया है कि कभी भी किसी भी कुंडली को देखने के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि देश काल परिस्थिति कैसी है। तात्पर्य क्या है कि यदि यूरोप में कोई पैदा हुआ हो और उसका जिन लंबे का है तो व्यक्ति लंबा होगा ही होगा, उसके अंदर वह लंब तत्व गुण दिखाई ही देंगे और साथ ही साथ गौर वर्ण भी होगा। लेकिन अगर ठीक वही व्यक्ति अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पैदा होता है, उसके जीन्स अफ्रीकन होते हैं, तो वो डीएनए भी उसकी शरीर की लंबाई को अत्यधिक बढ़ाएंगे, लेकिन रूप उसका काला होगा। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं जो बातें कर रहा हूँ वह भारतीय ज्योतिष के अनुसार कर रहा हूँ। तो कुछ गुण तत्व उसके जीवन में तो इसके दिखाई देंगे, लेकिन शारीरिक विकास वैसा नहीं भी हो सकता है जैसा भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी भी राशि के जातकों का होता है। कर्क लगन में जैसा कि बताया आपको, मझला कद होगा, मस्तक इनका भी चौड़ा होता है, चेहरा फूला हुआ होता है, एक तरीके से आप इनको गोल मटोल चेहरे वाला कह सकते हैं। नाक जो है मोटी और चपटी होगी। आँख की स्थिति कई बार तो बड़ी बड़ी आंखें देखती हैं, लेकिन ज़्यादातर कर्क लगन वालों की आंखें छोटी ही दिखाई देती हैं। साथ ही साथ डबल ठुड्डी आप इसे कह सकते हैं, यानी एक चिन्ह ये है, इसके नीचे एक और चिन्ह आपको दिखाई देगा, यानी गला मोटा और भरा हुआ गला दिखाई देगा। यह इनके अंदर नैसर्गिक रूप से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो कर्क लगन के जातक होते हैं। मझला शरीर है, शरीर फूला हुआ, वजनदार ज़्यादा रहेगा। आपको कभी भी मतलब आप 70% या 80% ऐसे लोगों को पाएंगे जो अपने बॉडी से सुगठित नहीं होंगे। शरीर इनका सुडौल और सुगठित नहीं होगा, इनका शरीर फूला हुआ, मोटा इत्यादि शरीर ही जो है कर्क लग्न वालों का होता है। लेकिन यह निश्चय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग यदि व्यायाम इत्यादि करते हैं तो उनके शरीर को आप कोमल लेकिन सुदृढ़ शरीर देखेंगे। हड्डियां दिख रही हों ऐसा इनकी प्रकृति होती ही नहीं है, या नसें बाहर निकल के दिखाई दे रही हों ऐसी प्रकृति जो है कर्क लगन के जातकों की नहीं होती है। आते हैं दूसरे विषयों पर। कर्क लगन के जो जातक होते हैं बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इनको हर एक चीज़ जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जिज्ञासा इनकी इतनी तीव्र होती है कि इसके लिए यह भिन्न भिन्न तरीकों की चीज़ों को सुनना, पढ़ना, लोगों से चर्चा करना, लोगों से बातचीत करना, ये हमेशा जारी रखते हैं। इनका इंटरेस्ट हमेशा किसी नई विषय को जानने में हमेशा जागरूक रहता है। बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। वैसे तो कर्क लगन का स्वामी या कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, लेकिन इस राशि पर विशेष कृपा बृहस्पति की होती है, और बृहस्पति जब कभी कर्क राशि पर बैठ जाता है तो वो उच्च का हो जाता है। उच्च का बृहस्पति माना जाता है, यानी बृहस्पति अपने सारे गुणों को लेकर के पूरे ताकत के साथ यदि इस राशि पर बैठा हुआ है तो जातक को प्रभाव देता ही देता है। किन कारणों से ये आगे चर्चा में आएगा। तो कर्क लगन के जो जातक होते हैं, अब देखिए चौथे नंबर यानी 4 नंबर आपके लगन में आ गया तो आप कर्क लगन के हो गए। इसके बाद फिर 5, 6, 7, 8 ये सारे नंबर डिसाइड होंगे, और वो नंबर बल्कि राशियों के नंबर हैं कि अगर 5 नंबर बगल में आएगा तो मतलब उसके स्वामी सिंह हो गए। अगला 6 नंबर है तीसरे नंबर पे, तो 6 नंबर के स्वामी बुध हो गए। अब यह लगन ही यह बताएगी कि मान लीजिए 6वें, 8वें, 12वें का जो स्वामी होगा वो नैसर्गिक रूप से इस लग्न के स्वामी का शत्रु माना जाएगा या इस लग्न का शत्रु होगा। लेकिन वहीं यदि जो भाग्येश है, दशमेश है, सुखेश है, यानी 4th, 9 और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वह नैसर्गिक रूप से इसका मित्र ही होगा। ये अलग बात है कि यदि वह क्रूर ग्रह हुआ तो चूंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है, जलीय तत्व प्रधान ग्रह है, तो उतना तो मित्र इसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी नैसर्गिक रूप से सम की स्थिति दर्शाएगा ही दर्शाएगा। तो चौथे नंबर पे यदि लग्न हो गई तो फिर उसके बाद की अन्य राशियों के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन से ग्रह कहाँ बैठ रहे हैं और कौन सी राशि कहाँ आ रही है, तो उससे इस लग्न का निर्णय लिया जाता है। आगे इस पर अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिज्ञासा तो इनके अंदर होती है, बहुत कुछ जानने की क्षमता होती है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं।
धर्म कर्म करने में बड़ा इनका मन लगता है, बड़ी इनकी रुचि होती है। यह धार्मिक कार्य हो या कोई सामाजिक कार्य हो तो इसमें बड़ा बढ़ चढ़ करके ये हिस्सा लेते हैं। बहुत ही संवेदनशील होते हैं ये, एक तरीके से आप इनको भाव विभोर कह सकते हैं, इमोशनल कह सकते हैं। इमोशनलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी विषय को लेकर के इमोशनल हो जाते हैं। फिर यह परवाह नहीं करते कि अगले की सहायता करने के लिए मैं कहाँ से व्यवस्था करूँगा, धन कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, और यह जो भी जमा पूंजी है यह अगले की सहायता के लिए लगा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति यदि 12 राशियों में किसी की होती है तो वह कर्क की होती है। लग्न यदि कर्क का है तो ऐसा व्यक्ति स्वभावतः बहुत ही दयालु होगा, वह प्रत्येक के प्रति हमेशा संवेदना रखेगा, हर एक के विषय में यह चिंतन करता रहेगा। लेकिन यदि किसी का दुष्टतापूर्ण व्यवहार है तो उसको भी अपने के साथ जोड़ लेगा कि वह यदि किसी दूसरे के लिए भी दुष्ट है तो यह स्वयं मेरे लिए भी यह दुष्ट है। और यदि कोई अन्य व्यक्ति उससे किसी तरीके का रिवेंज लेना चाहता है तो ये उसे अपना मान करके और अब खुद भी उसके साथ रिवेंज लेने की चेष्टा करने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं कहीं रावण संहिता यदि देखा जाए तो वहाँ इनको कर्क लग्न वालों को अस्थिर कहा गया है कि स्थिरता इनके अंदर उतनी नहीं होती है। लेकिन कई जगह पर यह बात कट भी जाती है, मैं आगे उसको बताऊंगा। और ये जो रावण है इसका संबंध भी उससे कैसे जुड़ता है ये भी आपको समझाऊंगा। आगे अगर देखें, यह लोग रोग के प्रति सामान्य से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इनको हमेशा हर बात में एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि फोबिया होता है, हर चीज़ से इनको भय बना रहता है, डर बना रहता है। रोग के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि कई बार तो यह अपने दिमाग से उस रोग को बड़ा बना लेते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि हाँ जी इस प्रकार का रोग मुझे है, ऐसी मेरे अंदर घटना। और सभी लोगों को ये पता है कि आप जिस चीज़ का चिंतन ज़्यादा करते हैं तो आपका दिमाग भी उस तरीके से आपको ये दर्शाने लगता है कि हाँ ये कमियां आपके अंदर हैं। एंजाइटी आप इसको कह सकते हैं। तो जो एंजाइटिविटी होती है ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अति संवेदनशीलता, क्यों? क्योंकि कर्क लग्न का स्वामी ही चंद्रमा है और चंद्रमा चिंतन का ही ग्रह माना जाता है। वह किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन के माध्यम से इतना बड़ा कर देता है, इतना विशाल कर देता है कि कई बार तो कर्क लग्न के लोग इसमें जीना भी शुरू कर देते हैं, उनकी जीवनी ऐसे गुजरने शुरू हो जाती है। अन्य चीज़ों को देखें तो भाग्येश इनके बृहस्पति होते हैं स्वभावतः, और साथ ही साथ षष्ठेश भी बृहस्पति हो जाते हैं, यानी छठे और 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति हो जाते हैं। अब मूल त्रिकोण के बृहस्पति भाग्येश हैं तो भाग्य की उन्नति तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वह उन्नति जितना यह व्यक्ति धार्मिक होगा उतना ही यह व्यक्ति ताकतवर भी होता जाएगा। पैदाइशी इनके अंदर धर्म की प्रवृत्ति होती है, धीरे 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 वो धर्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, सामाजिक सेवा में, लोगों की सहायता करने में, धर्म अनुष्ठान करने में, भगवत भक्ति में और भगवत ज्ञान चर्चा में रुचि रखने की इनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। लेकिन वही बृहस्पति षष्ठेश भी होते हैं, छठे के स्वामी होते हैं, यानी शत्रु, कर्जा, रोग, व्याधि के भी स्वामी होते हैं। तो बृहस्पति शत्रुओं से विजय की युक्ति तो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ रोगों के प्रति इतना संवेदनशील कर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको, चूंकि कफ और पित्त दोनों ही गुण इसमें पाए जाते हैं, लेकिन सांस का रोगी ऐसा व्यक्ति आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, दमे का मरीज ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कई बार चूंकि सप्तम और अष्टम दोनों के ही स्वामी शनि हैं, तो शनि आयु तो दीर्घायु कर देते हैं, लेकिन कैंसर की भी पीड़ा ऐसे व्यक्तियों को वो देते हैं। तो इनको इन सब चीज़ों से भी सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयु और मृत्यु कारक यहाँ पर मार्केश लगभग शनि ही बनाते हैं। एक प्लस पॉइंट इनका ये हो जाता है कि मार्केश के साथ साथ जो आयु के भी स्वामी हैं वो भी शनि बन जाते हैं, तो वो दोनों का विचार करके ही चलते हैं। तो कभी कभी एक अलग हट करके देखा गया है कि जहाँ तक कफ की प्रवृत्ति है चंद्रमा के अंदर, लेकिन शनि की वजह से यह पित्त भी धारण कर लेता है और फिर ऐसे रोगों की उत्पत्ति इनके अंदर देखी जाती है। तो जो कर्क लगन के जातक हैं
वह हमेशा ये प्रयास करें कि एक लिमिटेड अवस्था में एक्सरसाइज करते रहें, बहुत ज़्यादा ना हो और एकदम छोड़ भी ना दें। यदि छोड़ देंगे तो चूंकि कर्क जो है आपके हृदय और उदर यानी चेस्ट और स्टमक का लॉर्डशिप करता है और कफ पित्त प्रदान होता है, तो इन दो जगहों से यह ज़्यादा परेशान आपको दिखाई देंगे। गैस की प्रवृत्ति तो पैदाइशी ही होती है, और अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दें तो ये सांस के मरीज भी हो सकते हैं। इसलिए इनको हमेशा एक्सरसाइज तो करना है, पर लिमिटेड भाव में ये एक्सरसाइज करते रहें। मैं आपको मानसागरी का एक श्लोक बताना चाहूँगा। मानसागरी में आया है कि कर्कोदये गौरवर्ण मनुष्य पित्ताधिक कल्पतरु प्रगल्भ। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो कर्क में के लग्न में जातक जन्मा हुआ है वह गौरवर्ण होता है, लेकिन रावण ने अपने अनुभव से लिखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरे वर्ण का होगा, वह सांवला भी हो सकता है लेकिन काला नहीं होगा। इस बात को रावण भी मानते हैं और इस बात को महर्षि भृगु भी मानते हैं। तो मानसागरी ने जो निश्चय किया है कि गौरवर्ण मनुष्य गौरवर्ण का ही हो, ऐसा संभव नहीं है। पित्ताधिक कल्पतरु प्रगल्भ। अब मानसागरी वाले तो पित्त की अधिकता बता रहे हैं कर्क लगन की, लेकिन इसी बात को अन्य महर्षियों ने, जैसे उत्तर काला मृग में जहां नारद जी राशियों की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि कफ की प्रवृत्ति की अधिकता ऐसे लोगों को माने। तो आप इसमें चूंकि चर राशि है तो दोनों चीजें आप देख सकते हैं, कफ की और पित्त की। दोनों क्यों देख सकते हैं इसका वजह मैंने आपको बता दिया कि कफ की प्रवृत्ति तो चंद्रमा देंगे, लेकिन चूंकि मार्केश यहाँ शनि बनाते हैं तो वह पित्त का भी रोग ऐसे व्यक्तियों को दे सकते हैं। जलावगाना गाना स्तोति बुद्ध शुचि क्षमी धर्म रुचि सुसेव्य। ये ऐसा बता रहे हैं कि सुचिता पवित्रता बड़ी इनके अंदर होती है, क्षमावान ये होते हैं, धर्म के प्रति इनकी अत्यधिक रुचि होती है। ये मैं पहले भी स्पष्ट कर दूं कि यह मानसागरी कह रही है, रावण संहिता में थोड़ा सा अलग मिलता है और भृगु महाराज तो एकदम इससे अलग हो जाते हैं। आगे अन्य विषयों पर चर्चा करें तो वैवाहिक जीवन यदि इनका देखें तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का सुखमय कम ही देखा गया है। कारण मैं बता दूं कि चूंकि शनि सप्तमेश हैं तो विवाह देर से होता है, और पत्नी और बच्चे के प्रति यह काफ़ी एक तरीके से संवेदनशील होते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चों का वियोग भी इनके जीवन में होता है बिकॉज ऑफ शनि। शनि 7th का लॉर्डशिप कर रहे हैं और शनि ठीक अपोजिट माने जाए, चूंकि दोनों जलीय ग्रह हैं, लेकिन थोड़ी सी भावना, चूंकि लॉर्डशिप जहाँ की शनि कर रहे हैं वो स्थान अच्छा न होने के कारण वियोग इनके जीवन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अधिकतर तो ऐसा भी देखा गया है कि विवाह ही न हो, विवाह होने के बावजूद भी वियोग काफ़ी होता है। चूंकि इनकी कोई लड़ाई या वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब नहीं होता है कि पत्नी और बच्चों से इनकी नहीं बनती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ संयोग ऐसा है प्राकृतिक रूप से कि उनसे हमेशा दूरी इनकी बनी रहती है। ज़्यादातर इनका जीवन विदेशों में अपने घर से दूर ही बीतता है, कष्टों में बीतता है। आप कई बार इनको देखेंगे कि क्षण में यह बहुत अमीर हो जाते हैं और क्षण में कौड़ी कौड़ी को मोहताज दिखाई देंगे आपको। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इस लगन की व्यवस्था ग्रह ही कर रहे होते हैं कि कभी तो उसे राजा बना देंगे और कभी उसे एकदम रंक बना देंगे। ऐसा इनके अच्छा, ये अपने कारणों से ऐसा नहीं होता है, ये सारी प्राकृतिक कारणों से ऐसा होता है। नहीं तो सोचिए, जो व्यक्ति धर्मसेवी है, जिज्ञासु है, ज्ञान को महत्वता देता है, ज्ञानी है, महात्माओं की अकिंचन जनों की जो सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है, धर्म कार्यों में जो हमेशा निपुणता से लगा हुआ होता है, वह व्यक्ति का चिंतन इस तरीके का हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि ग्रहों की स्थिति इनकी जन्म कुंडली में ऐसी बनती है, अब इनके द्वादश भाव के स्वामी को देखा जाए तो द्वादश भाव में कौन है, वहाँ के स्वामी बुध हो जाएंगे, और फिर तृतीयेश भी बुध हो जाते हैं, तो बुध वैसे भी इनसे नहीं बना के रखते। इनकम के हाउस के स्वामी शुक्र हो जाते हैं, तुला राशि वृष राशि आ जाती है, तो तुला राशि चूंकि उपचय स्थान है,
उपचय स्थान होने के कारण शुक्र भी इनके सहायतार्थ नहीं होते हैं। तो एक अगर आफ्टर ऑल इस चीज को देखेंगे तो वियोग इनके जीवन में ज्यादा होता है अपेक्षाकृत संयोग के। संयोगता की कमी इनके जीवन में अधिकता से पाई जाती है। तीसरी बात, चूंकि सुखेश भी यानी घर के जो स्वामी हैं इनकी कुंडली में वह भी शुक्र होते हैं, तो ज्यादातर ऐसे लोगों का जीवन विदेश में अपने जन्म स्थान से सुदूर कहीं बीतता है। अपने परिवार, अपने इष्ट मित्र जनों से कहीं दूर ही रह करके यह अपना जीवनोपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं और अपने परिवार की सेवा करते हैं। अब आते हैं कि इनके कर्म क्या होने चाहिए। तो देखिए, चूंकि जल संबंधी यह राशि है, तो ऐसे व्यक्ति यदि जल से निर्मित चीजों का या लिक्विडिटी से जुड़ी चीजों का यदि व्यापार करें तो इनके लिए लाभ होता है। पर एक बात और है कि धन रुकता नहीं है, इनका धन हमेशा फ्लोड ही रहता है, वो लिक्विड की तरह ही रहता है, आता और जाता है, फ्लो उसका चलते रहता है। पर एक और चीज इनके अंदर बड़ी खास होती है कि धन की कमी से कभी इनका काम कोई रुकेगा नहीं। काम चाहे जितना भी बड़ा हो, धन एक पैसा ना हो, लेकिन काम कभी नहीं रुक सकता। ये एक तरीके से अगर कहें तो प्रकृति प्रदत्त इनके अंदर गॉड गिफ्टेड ऐसी चीजें इनको मिली रहती हैं। ये कर्क लगन के गुण आपको देखने को मिलेंगे। तो जल से संबंधित कार्य करें तो इनके लिए अच्छा होता है। दूसरी एक और बात मैं बता दूं कि ऐसे लोग जॉब लगभग नहीं कर पाते। ऐसे लोग यदि व्यापार करें, बिजनेस करें, वह जल से संबंधित बिजनेस कोई भी कर लें तो इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ऐसे लोग जॉब नहीं कर पाते। न कर पाने का कारण क्या है कि यह लोग एक तरीके से देखा जाए तो लोकेशना के भूखे होते हैं। बड़ा सम्मान इनको चाहिए होता है, ये हर जगह सम्मान खोजते हैं और ज़्यादातर सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी बनी रहे इसको लेकर के भी बड़े चिंतित रहते हैं। समाज में कोई उनको बुरा न कह पाए, इसलिए ये हर विषय का बड़ा ध्यान देते हैं। आपको भी पता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 4 शत्रु और 4 मित्र न हों। हर चिंतन के व्यक्ति आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यह लोग इस विषय को लेकर के काफी संवेदनशील होते हैं कि इनका सामाजिक अपभ्रंश या अपहास न हो, सामाजिकता में इनका सम्मान हमेशा बना रहे। तो लोकेशना की चिंता और चेष्टा इनको अपेक्षाकृत अन्य किसी के भी पूरे जीवन में अन्य किसी भावों को छोड़ दिया जाए तो वह संवेदनशील ज्यादा रहते हैं। किसके लिए? लोकेशना के लिए, कि इनका जगत में नाम हो। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं एक कनेक्शन आपको जोड़ूंगा, भगवान राम भी कर्क लग्न में जन्मे थे और रावण ज्योतिष यदि लिख रहे हैं तो सोचिए रावण ने क्या भाव लेकर के लिखा होगा। रावण ने भी अन्य महर्षियों को पढ़ा होगा, देखा होगा, रावण विद्वान थे। साथ ही साथ रावण को खुद भी ग्रहों का बहुत अच्छा नॉलेज था, भगवान शंकर के शिष्य थे। तो जाहिर सी बात है कि रावण के पास ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन रावण को भी अपनी इस बात को बदलना पड़ा कि नहीं, सिर्फ गौरवर्ण ही होना जरूरी नहीं है, वह सांवला भी हो सकता है, क्योंकि भगवान राम स्वयं कर्क लगन के जन्मे थे। और रावण को इस बात का विश्वास था कि राम यदि कर्क लगन के जन्मे हैं तो वह धर्मज्ञ ही होंगे, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य धर्म से विहित नहीं हो सकता है। और जब जब भगवान राम पर कोई सामाजिक लांछन लगाने की चेष्टा की गई है तो उन्होंने कैसा कदम उठाया है आप सभी ने ये देखा है। जब उनके पिता ने उनसे कहा कि भैया वन को जाना है, सहस्र वो चल दिए, सामाजिक विरोध नहीं लेना था। एक और बात मैं, चूंकि विषय तो नहीं है, लेकिन एक और बात मैं अपनी तरफ से आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पता नहीं कब यह जोड़ दिया गया कि एक नाई के कहने पर या एक धोबी के कहने पर भगवान राम ने अपनी पत्नी को वियोग दे दिया। देखिए, चूंकि इस लग्न का लक्षण है कि पत्नी से वियोग रहेगा या दूर देशों में कष्ट को भोगना है, लेकिन भगवान राम ने ऐसा कर दिया, यह सर्वथा गलत है। ये किन लोगों की सोच थी या क्या लोग सोच करके इसको ऐड किए, ये गलत है। अब एक बार की बात है कि जब देवी पार्वती गर्भ से थी तो उनसे भगवान राम ने पूछा कि किमते वाचते सीते, भाई सीता आप क्या चाह रही हैं कि इस समय आपकी क्या पूर्ति किया जाए। तो भगवती सीता ने अपने उस दिन को याद किया जब वह वन में अपना समय ऋषि महर्षियों के आश्रमों में उन्होंने बिताया, धर्म का ज्ञान लिया, संसार को अच्छी तरीके से देखा और उनको ये भी पता था
कि एक क्षण नहीं लगा कि सोने के पलने में पला हुआ एक बच्चा और अचानक सा उसे संन्यास दे दिया जाता है। तो मेरे जो बच्चे पैदा हों वह किसी ऋषि के आश्रम में पैदा हों, वह परेशानियों और कष्टों को देखते हुए पैदा हों, ताकि उनके अंदर यह लालसा कभी रह ही ना जाए कि मुझे इस राज्य की चेष्टा करना है। क्योंकि राम तो सभी नहीं हो सकते ना कि पिता के एक कहने पर गद्दी छोड़ दें, गद्दी छोड़ करके तुरंत संन्यास धर्म को अपना लें। ऐसा राम ही हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं हो सकता है। तो किमते वाचत सीते, तो वहां सीता ये स्पष्ट कर रही है, भगवती सीता यह बता रही है कि मुझे पुनः उस जीवन को देखना, और मैं चाहती हूं कि मेरा प्रसव यदि कहीं हो तो वो स्थान महर्षियों का, ऋषियों का आश्रम हो, वन हो, कंदराएं हो, जहां वास्तविक जीवन क्या होता है इसका दर्शन वह पैदा होने के बाद ही देखें। और देखिए कि राम के पुत्रों ने उस घोड़े को अगर बांध लिया तो उनके पास कोई संसाधन नहीं था, ना ही कोई लेबल लगा था कि यह राजपुत्र हैं। वन में रहने वाले दो छोटे छोटे बालकों ने उस घोड़े को, उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांध लिया, और फिर पूरी सेना आई उनके साथ लड़ाई करने के लिए, और तब ये पता चला कि भैया ये तो इसी वंश के हैं। तो अपनी भटकी यदि आपको कहीं से ये बताया जाता कि धोबी या किसी के कहने पर, तो आप अपने स्वयं से यह चिंतन करें कि वह स्वयं जिन्हें हम भगवान मान के पूजते हैं, जो एक प्रतापी राजा के, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, वो इतने अज्ञानी तो नहीं हो सकते हैं कि राज्य के किसी एक के कहने के पे अपनी पत्नी को जो है वो से वियोग कर लें। तो इससे भी आप बचे। चूंकि ये विषय में नहीं था, लेकिन मैं भगवान राम को इसलिए इससे जोड़ा क्योंकि रावण की संहिता का भी थोड़ा आश्रय मैंने लिया है। तो मुझे ये बताना जरूरी है कि रावण ने कुछ भगवान राम को भी देख करके इसमें ऐड किया है। तो कर्क लगन के जातकों की सारी स्थिति मुझे जहां तक लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि इससे जुड़े कोई प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कृपया आप प्रश्न के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और पुनः आप सभी से आग्रह कर दूं कि इस चैनल को ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी रीच बढ़े और हमें उत्साह मिलता रहे। तो एक बार पुनः आप सभी से मैं विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।